नमस्कार साथियों, आज टुडे न्यूज़ में स्वागत है आपका। आज की पहली खबर है, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 44% मौजूदा सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 5% सांसद अरबपति हैं। देखते हैं क्या है। एडीआर का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। जो ये रिपोर्ट आई है इसमें देखते हैं क्या है। पहला है, इसमें आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले 5% सांसद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश से हैं। आपराधिक आरोपों वाले मौजूदा सांसदों में से 29% पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या का प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे आरोप शामिल हैं। राजनीति के अपराधीकरण के बारे में, यह शासन व्यवस्था में अपराधियों, कानून तोड़ने वालों और भ्रष्ट व्यक्तियों के प्रवेश को व्यक्त करता है। यह देश और उसके नागरिकों की उपेक्षा कर अपने हितों को आगे बढ़ाने वाले के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करते हैं। दूसरा, राजनीति के अपराधीकरण के लिए उत्तरदायी कारण क्या है। राजनीतिक दलों और अपराधियों के बीच बढ़ती साठगांठ, चुनावी प्रक्रिया में अपराधियों को शामिल होने से रोकने के लिए कानूनों और नियमों का अभाव, धन बल का उपयोग जैसे किसी अन्य अवैध उद्देश्य के लिए वोट खरीदना। राजनीति के अपराधीकरण का प्रभाव क्या निकलता है। पहला, यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था के खिलाफ है। यह सुशासन और लोक सेवकों की तथ्यनिष्ठा को प्रभावित करता है। तीसरा, भ्रष्ट गतिविधियों जैसे रिश्वत लेना, लोक निधियों का गबन आदि को बढ़ावा मिलता है। समाज के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचता है। राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, पहला निर्णय क्या था। लिली थॉमस बनाम भारत संघ के मामले में 2013, जिन सांसदों व विधायकों को किसी भी अपराध के लिए कम से कम 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, वे सजा सुनाने की तारीख से संबंधित सदन के सदस्य नहीं रहेंगे। दूसरा है, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ 2018, किसी व्यक्ति के खिलाफ केवल आपराधिक आरोप तय होने पर उसे विधायी निकाय की सदस्यता से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। दूसरा न्यूज़ है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से सशस्त्र बल अधिनियम 1958, जिसे हम शॉर्टकट में अफशपा भी कहते हैं, विस्तार से देखते हैं। असम सरकार ने भी राज्य के 4 जिलों में अफशपा अधिनियम 1958 को अगले 6 महीनों के लिए विस्तारित कर दिया है। अफशपा 1958 के बारे में, यह कानून सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ शक्तियाँ प्रदान करता है। यह अधिनियम सशस्त्र बलों को कुछ विशेष अधिकार देता है, जैसे किसी क्षेत्र में 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक लगाना। पहला है 5 या 5+ का रोक लगा देता है। दूसरा है, यदि सशस्त्र बलों को लगता है कि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर रहा है तो वे बल प्रयोग कर सकते हैं या गोली चला सकते हैं। कानून के उल्लंघन पर लॉ के उल्लंघन पर क्या गोली चला सकते हैं या बल प्रयोग कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। वे किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, साथ ही वे किसी भी परिसर में प्रवेश कर सकते हैं या तलाशी ले सकते हैं। वे किसी को फायर आर्म्स रखने से भी मना कर सकते हैं। किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने की शक्तियाँ। अफशपा की धारा 3 के तहत किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। यह तब घोषित किया जाता है जब किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का कोई भाग या संपूर्ण क्षेत्र ऐसी स्थिति में हो कि सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग करना आवश्यक हो जाए। संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र या पूरे
राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषित नहीं किया जाता। अब सपा से जुड़ी चिंताएं क्या है? यह कानून संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन के अधिकार और संवैधानिक उपचार के अधिकार का उल्लंघन करता है। दूसरा, सशस्त्र बलों पर शक्तियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए जाते रहे हैं। तीसरा, यह कानून मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है। अफस्पा के तहत उन्मुक्ति अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए जाने वाले किसी भी कार्य के खिलाफ कोई अभियोजन, मुकदमा या कोई अन्य कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है, केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना। अफस्पा के बारे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि सेना के जवानों द्वारा अपराध किए जाने पर भी क्रिमिनल कोड द्वारा अभियोजन की पूर्ण छूट का कोई प्रावधान नहीं है। आगे की सुर्खी पर परमाणु ऊर्जा सम्मेलन के बारे में देखते हैं। विश्व के पहले परमाणु ऊर्जा सम्मेलन का ब्रुसेल्स में आयोजन किया गया। पहला है परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और बेल्जियम ने संयुक्त रूप से इस सम्मेलन का आयोजन किया था। इसका आयोजन ग्लोबल स्टॉकटेक में परमाणु ऊर्जा को शामिल किए जाने के ऐतिहासिक निर्णय के मद्देनजर किया गया था। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 2023 में ग्लोबल स्टॉकटेक पर सहमति बनी थी। ग्लोबल स्टॉकटेक में परमाणु ऊर्जा को शामिल करने का अर्थ इसके व्यावहारिक उपयोग में तेजी लाने का समर्थन करना है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर निम्न कार्बन उत्सर्जन आधारित विद्युत उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग 25% है। परमाणु ऊर्जा सम्मेलन में भारत सहित 30 से अधिक देशों एवं यूरोपीय संघ ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में हम देख लेते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में। इसकी स्थापना इस्टेब्लिश 1957 में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में की गई थी। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य परमाणु प्रौद्योगिकियों के संरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने सदस्यों और दुनिया भर के कई भागीदारों के साथ मिलकर कार्य करना है। सुरक्षा तंत्र। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वैश्विक परमाणु अप्रसार संधि NPT पर परमाणु हथियारों के प्रसार के खिलाफ अन्य संधियों के तहत परमाणु हथियारों के निरीक्षण का कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने एक अतिरिक्त प्रोटोकॉल तंत्र भी विकसित किया है। इस तंत्र की मदद से IAEA देशों में मौजूद सभी परमाणु सामग्रियों का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। भारत भी इस प्रोटोकॉल का हिस्सा है। सदस्य देश में भारत इसका हिस्सा है और भारत सहित 178 भारत को मिलाकर 178 सदस्य शामिल हैं। प्रमुख पहलें एटम्स फॉर नेट जीरो पहल शुरू की गई है। मुख्यालय
इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। परमाणु ऊर्जा की प्रासंगिकता और चुनौतियाँ क्या हैं? यह विद्युत का एक स्वच्छ स्रोत है जो न्यूनतम कार्बन फुटप्रिंट सृजित करता है। कहने का मतलब इको फ्रेंडली है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMR के रूप में नई तकनीकी प्रगति से इसे और अधिक व्यवहार्य बनाया जा सकेगा। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स उन्नत परमाणु रिएक्टर्स हैं। इनकी विद्युत उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट प्रति यूनिट तक होती है। परमाणु ऊर्जा दीर्घकाल तक उपलब्ध रहती है। चुनौतियाँ: फुकुशिमा परमाणु आपदा के बाद सुरक्षा संबंधी चिंताएं, साइबर हमलों के प्रति संवेदनशीलता, परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की उच्च शुरुआती लागत, रिएक्टर की स्थापना और विद्युत उत्पादन शुरू होने में अत्यधिक देरी आदि। अन्य हेडिंग पर बात करते हैं हम। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत की आधिकारिक यात्रा की। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत यात्रा ऐसे समय में यूक्रेन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब 2 साल से अधिक समय से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। यूक्रेन ने आशा प्रकट की है कि भारत स्विट्जरलैंड द्वारा आयोजित किए जाने वाले शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। यह सम्मेलन यूक्रेनी राष्ट्रपति के 10 सूत्री शांति फॉर्मूले के आधार पर आयोजित किया जा रहा है। इस 10 सूत्री शांति फॉर्मूले का उद्देश्य यूक्रेन में स्थायी शांति स्थापित करना और युद्ध समाप्त करना है। भारत यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय आयोग। भारत यूक्रेन अंतर सरकारी आयोग, माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी गलती है। भारत यूक्रेन अंतर सरकारी आयोग की एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई। इसका उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध से पहले वाला द्विपक्षीय सहयोग फिर से बहाल करना है। भारत यूक्रेन संबंधों के बारे में राजनीतिक: यूक्रेन को मान्यता देने वाले आरंभिक देशों में भारत भी शामिल था। व्यापार और आर्थिक सहयोग: 2020 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत यूक्रेन का प्रमुख निर्यात गंतव्य देश था। सांस्कृतिक: भारत के सॉफ्ट पावर के घटक जैसे नृत्य, योग, दर्शन, आयुर्वेद और आध्यात्मिकता का यूक्रेन में काफ़ी प्रभाव है। भारत अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत दोनों देशों के मध्य लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा दे रहा है। इसके कुछ कारण हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, स्कॉलरशिप, केंद्रीय हिंदी संस्थान का छात्रवृत्ति कार्यक्रम आदि। युद्ध से पहले ये कार्यक्रम आसानी से चलाए जा रहे थे। शिक्षा: भारतीय छात्रों के लिए यूक्रेन मेडिकल एजुकेशन हेतु सबसे पसंदीदा देश रहा है। युद्ध से पहले लगभग 18,000 भारतीय छात्र यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का रुख: भारत वार्ता और कूटनीति के माध्यम से रूस यूक्रेन युद्ध या संघर्ष में शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। भारत उन सभी शांतिपूर्ण तरीकों और साधनों का उपयोग करने के पक्ष में है जिससे युद्ध को समाप्त करने में मदद मिलती हो। इसके अलावा भारत यूक्रेन को लगातार मानवीय सहायता भी उपलब्ध करा रहा है। हमने ये देख लिया। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय UNDRR ने वैश्विक संकटों से निपटने की प्रतिक्रिया प्रणाली में भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया है। वैश्विक संकट के समय भारत की प्रतिक्रिया और कदम: वसुधैव कुटुंबकम की सोच एवं लोकाचार से प्रेरित है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है दुनिया एक परिवार है। इससे पहले भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप GCRG
के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ करता था। GCRG का गठन संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने 2022 में किया था। वैश्विक संकटों से निपटने में भारत की भूमिका क्या रही है? तो पहला, प्राकृतिक आपदाओं पर त्वरित कार्रवाई। भारत प्राकृतिक आपदाओं में फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाता रहा है। इसने हालिया समय में मानवीय सहायता और आपदा राहत की अपनी क्षमताओं को भी बढ़ाया है। भारत ने तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत और बचाव हेतु ऑपरेशन दोस्त, तुर्की के साथ क्या था, ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था। इसी प्रकार चक्रवात मोखा या मोचा से तबाह हुए म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया था। संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में लोगों की मदद करना। भारत ने अफगानिस्तान और यूक्रेन जैसे देशों में गेहूं, दवाओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की थी। स्वास्थ्य आपात स्थिति। कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन मैत्री पहल के तहत कई देशों को टीका उपलब्ध कराया गया था। साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण भी उपलब्ध कराए गए थे। बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करना। भारत खाद्य संकट जैसी समस्याओं से निपटने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जैसी संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा है। समुद्री डकैती रोधी अभियान। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में हाईजैक्ड ईरानी मत्स्य जहाज को सफलतापूर्वक बचाया है। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। मिशन क्या है? समावेशी सतत विकास और सेंदाई फ्रेमवर्क के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित वैश्विक प्रयासों में तेजी लाने हेतु नेतृत्व का समर्थन प्रदान करना। मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। आगे हम बात करते हैं, आगे है हमारी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन 2024 जारी की। यह रिपोर्ट यूएनईपी और ग्लोबल अलायंस फॉर बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन ग्लोबल ABC ने संयुक्त रूप से जारी की। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। भवन और निर्माण क्षेत्रक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 21% हिस्से के लिए जिम्मेदार है। भवन और निर्माण क्षेत्रक जो है वो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उत्सर्जन के लगभग 21% हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं। 2022 में भवन क्षेत्रक वैश्विक ऊर्जा मांग की 34% तथा ऊर्जा और प्रक्रिया से संबंधित 37% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार थे। भारत में भवन क्षेत्रक कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लगभग 40% के लिए जिम्मेदार है। पूछिए, भवन और निर्माण क्षेत्र को डिकार्बोनाइज करने की आवश्यकता क्यों है? जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के तहत ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए तथा निर्माण सामग्री प्राप्त और उपयोग करने की पूरी प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन को कम करके 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। संधारणी भवन और निर्माण क्षेत्र के लिए शुरू की गई पहला वैश्विक पहल डिक्लेरेशन डी चार्लोट। इसे पहली बार बिल्डिंग एंड क्लाइमेट ग्लोबल फोरम में अपनाया गया था। इस डॉक्यूमेंट्स का उद्देश्य भवन क्षेत्र के तहत जलवायु संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है।
भवनों के ऊर्जा प्रदर्शन पर दिशा निर्देश। यूरोपीय संघ इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य 2030 तक नए भवन के लिए शून्य उत्सर्जन मानक स्थापित करना है। बिल्डिंग्स ब्रेक थ्रू पहल, इसे COP28 में फ्रांस और मोरक्को ने शुरू किया था। इस पहल का उद्देश्य 2030 तक नियर जीरो एमिशन और रेजिलिएंट बिल्डिंग्स के लक्ष्य को प्राप्त करना है। क्लीन हीट फोरम, इसे यूनाइटेड किंगडम ने शुरू किया है। भारत द्वारा शुरू की गई पहले या इनिशिएटिव क्या है भारत द्वारा? शहर विशिष्ट पहल। शहर विशिष्ट पहला क्या है? जीरो कार्बन बिल्डिंग्स एक्शन प्लान नागपुर में लॉन्च किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2022 में ऊर्जा संरक्षण और संधारणी भवन संहिता का प्रावधान किया गया है। ग्लोबल ABC के बारे में, यानी ग्लोबल अलायंस फॉर बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शंस के बारे में, इसे COP21 में स्थापित किया गया था। यह शून्य उत्सर्जन, दक्ष और आघात सहनीय भवन एवं निर्माण क्षेत्र के साझा विजन के प्रति प्रतिबद्ध भवन क्षेत्र के हितधारकों का अग्रणी वैश्विक प्लेटफॉर्म है। भवन और निर्माण क्षेत्र के रिकार्बनीकरण के प्रमुख चुनौतियाँ। खराब निर्माण पद्धतियाँ पर्यावरणीय चिंताएं उत्पन्न कर सकती हैं। इसके कारण ऊर्जा खपत और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में वृद्धि हो सकती है। जलवायु जोखिम वाले क्षेत्रों में अधिक कार्बन उत्सर्जन में योगदान देने वाले नए भवनों का निरंतर निर्माण एक अन्य बड़ी समस्या है। सिफारिशें। शून्य उत्सर्जन भवन सिद्धांतों के अनुरूप भवन ऊर्जा संहिता विकसित करने की आवश्यकता है। भवन और निर्माण क्षेत्र के विकार्बनीकरण में अधिक निवेश के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने की जरूरत है। अन्य सुर्खियों की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल को गाजा में अकाल से निपटने और खाद्य पदार्थों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में परिचय। संयुक्त राष्ट्र का एक प्रधान न्यायिक अंग है। इसे 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था। मुख्यालय हेग, नीदरलैंड स्थित पेरिस पैलेस में। संरचना कुल 15 न्यायाधीश। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच। भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार कानूनी विवादों का समाधान करना और सलाहकारी प्रकृति का सुझाव देना। किसी मामले में दिए गए निर्णय विवाद के सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होते हैं। इसके निर्णय के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है। हालांकि निर्णय की पुनर्व्याख्या या इसमें संशोधन संभव है। फिर हम देखते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट के बारे में। GEM के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद 4 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। गवर्नमेंट ई मार्केट के बारे में, या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद हेतु सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 2016 में लॉन्च किया था। गवर्नमेंट ई मार्केट के बारे में देखते हैं। यह आम उपयोग की वस्तुओं सेवाओं की अलग अलग व निर्धारित श्रेणियों के लिए उत्पादों की सूची उपलब्ध कराता है। खुला और पारदर्शी खरीद प्लेटफॉर्म होने की वजह से वस्तुओं व सेवाओं की खरीद में आसानी होती है। यह नवाचार और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देता है। शिकायत
के त्वरित समाधान के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। तोलू बोम्मा लट्टा के बारे में देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी तोलू बोम्मा लट्टा पुतली की प्राचीन नाट्य प्रदर्शन परंपरा को पुनर्जीवित कर रही है। उल्लेखनीय है कि यह कला विलुप्त होने के कगार पर आ गई है। तोलू बोम्मा लट्टा के बारे में, इसे चमड़े की बनी गुड़िया के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। इसका प्रदर्शन मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में होता है। इन गुड़ियों को बकरी की खाल से बनाया जाता है। इनके नृत्य का प्रदर्शन एक छोटी स्क्रीन पर किया जाता है। मुख्य स्क्रीन पात्र जानवर, पक्षी, देवता या राक्षस। मुख्य विषय है रामायण व महाभारत। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम वार्षिक रिपोर्ट 2023 जारी की है। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम के बारे में, इसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने 2017 में लॉन्च किया था। यह स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में तेजी लाकर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी तकनीकी सहायता समझ आदि प्रदान करता है। इसका उद्देश्य पेरिस समझौते 2015 और सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है। 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज के बारे में देखते हैं। द 1 UN क्लाइमेट चेंज लर्निंग पार्टनरशिप द्वारा 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज को बढ़ावा दिया जा रहा है। 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज के बारे में, इसका उद्देश्य 10 से 30 वर्ष के युवाओं को अधिक संधारणीय भविष्य के लिए ठोस कार्रवाई करने हेतु प्रोत्साहित करना है। यह निम्नलिखित 4 सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। पहला SDG 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता। दूसरा 12 SDG 12 जिम्मेदारीपूर्ण उपभोग और उत्पादन। SDG 13 जलवायु कार्रवाई और SDG 15 स्थल पर जमीन। UN क्लाइमेट चेंज लर्निंग पार्टनरशिप के बारे में, यह 36 बहुपक्षीय संगठनों की एक सहयोगी पहल है। इसके तहत उपर्युक्त संगठन देशों की जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्यवाहियों में आवश्यक ज्ञान और कौशल सृजित करने में मदद करने हेतु मिलकर काम कर रहे हैं। अफार ट्रायंगल के बारे में देखते हैं। वैज्ञानिकों ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित अफार ट्रायंगल पर एक नए महासागर के उभरने की संभावना व्यक्त की है। अफार ट्रायंगल को अफार डिप्रेशन भी कहा जाता है। अफार ट्रायंगल के बारे में, ग्रेट रिफ्ट वैली का सबसे उत्तरी भाग अफार ट्रायंगल कहलाता है। यह पृथ्वी पर सबसे अधिक भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। यहाँ न्यूबियन, सोमाली और अरेबियन प्लेट्स आपस में अभिसरण कन्वर्ज करती हैं या होती हैं। जब नया महासागर बेसिन बन जाएगा तो अफार ट्रायंगल लाल सागर और अदन की खाड़ी में जलमग्न हो जाएगा। इससे पूर्वी अफ्रीका में एक अलग महाद्वीप की उत्पत्ति हो सकती है। इसमें इरिट्रिया, जिबूती और इथियोपिया के हिस्से शामिल हैं। आवास नदी अफार ट्रायंगल से होकर बहने वाली मुख्य नदी है। लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट के बारे में देखते हैं। तेजस मार्क 1 A1 भारत ने निर्मित स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 लड़ाकू विमान ने अपनी पहली उड़ान बेंगलुरु में सफलतापूर्वक पूरी की।
लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A के बारे में, इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। यह लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK1 का एक उन्नत संस्करण है। इसे पहले ही भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा चुका है। इस विमान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं: एडवांस मिशन कंप्यूटर, हाई परफॉर्मेंस डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर, स्मार्ट मल्टी फंक्शन डिस्प्ले, एडवांस इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शूट आदि। अगली हेडिंग है मोहिनी अट्टम नृत्य के बारे में देखते हैं। केरल कलामंडलम ने मोहिनी अट्टम नृत्य सीखने से संबंधित लड़कों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। मोहिनी अट्टम नृत्य के बारे में, यह केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य है। इस नृत्य का उल्लेख 1709 में मजमंगलम नारायणन नंबूतिरी द्वारा लिखित व्यवहारमाला और बाद में कवि कुंजन नांगबियार द्वारा लिखित घोषयात्रा से मिलता है। नृत्य की मुख्य विषय ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति। आमतौर पर भगवान विष्णु या उनके अवतार भगवान कृष्ण इस नृत्य के मुख्य पात्र होते हैं। विशेषताएं: मोहिनी अट्टम के तहत 40 अलग अलग मूल मुद्राएं होती हैं जिन्हें एडवोकल कहा जाता है। ये याद रखिएगा, एडवोकल क्या है, कभी कभी पूछ लेता है। बिना किसी अचानक झटके अथवा उछाल के लालित्यपूर्ण व ढलावदार शारीरिक अभिनय इस नृत्य की मुख्य विशेषताएं हैं। मुख्य रूप से अभिव्यक्तियों व हस्त मुद्राओं को अधिक महत्व दिया जाता है। लास्ट में हम बात करते हैं उत्तर कोरिया के बारे में, जिसकी राजधानी प्योंगयांग है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ पैनल के खिलाफ वीटो के प्रयोग करके उसके कार्यकाल के विस्तार पर रोक लगा दी है। दरअसल यह पैनल उत्तर कोरिया पर लगाए गए प्रतिबंधों की निगरानी कर रहा था। भौगोलिक अवस्थिति: यह एक पूर्वी एशियाई देश है जो कोरियाई प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में अवस्थित है। इसे डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया के रूप में भी जाना जाता है। इसकी सीमाएं उत्तर में चीन और रूस से तथा दक्षिण में रिपब्लिक ऑफ कोरिया, दक्षिण कोरिया से लगती हैं। सीमावर्ती जल निकाय: पूर्वी सागर जापान सागर जिसे हम कहते हैं, और पश्चिम में येलो सी। भौगोलिक विशेषताएं क्या? सबसे ऊंची चोटी माउंट पेक्टू है। कहाँ की सबसे ऊंची चोटी? उत्तर कोरिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट पेक्टू है। और प्रमुख नदियाँ क्या हैं? युलू है, टूमेन है, टायडोंग और इमजिन है। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही।